हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स वेटिंग पे है, पेशेंट्स के लिए बेड्स नहीं है। आप लोग प्लीज सेफ रहो। अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है इसलिए आप कोई सुपर हीरो हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको ऐसे कुछ नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हो। हम यंग लोगों को देख रहे हैं। I mean, we have a 35-year-old who's on the ventilator and we are not able to help people now. This is a national crisis, for God's sake. This is the country going to war. This is a war against a virus. And we have to all be party to that battle in which we are fighting. सेकंड वेव के बारे में जो संक्रमण है इस तेजी से फैल रहा है और उसके लक्षण में परिवर्तन आया है, इसको हम लोगों को ध्यान देना था जो हम नहीं दे पाए। We are looking at the second wave right now, which is extremely virulent, extremely infectious. टेस्टिंग का जो ये है वो बहुत बढ़ा के रखा हुआ है कि तेजी से अधिक लोगों का टेस्ट हो। We adopted some strategy to curb the peak. One is the break the chain campaign, the SMS campaign of that using soap or sanitizer and wearing mask and also keeping social distance. सिचुएशन बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ग्रिम है। जो पैनिक है उसको भी थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है बहुत ही काम रहें। पूरे सबको मिलकर लड़ना है, लड़के मिलकर लड़ेंगे तभी जाके कामयाब होंगे हम। कोविड-19 की दूसरी लहर से देश में हालात गंभीर हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। पहले मई से 18 साल से ऊपर सभी लोगों को वैक्सीन लग सकेगी, लेकिन सिर्फ टीका लगवाने से बात नहीं बनेगी। ज़रूरी है कि उसके साथ हाथ धोना, मास्क पहनना और उचित दूरी बनाना भी बहुत ज़रूरी है। एनडीटीवी डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया मुहिम के इस खास कार्यक्रम में आइए कोविड-19 की दूसरी लहर को समझने और इससे निपटने की कोशिश करें। नए वेरिएंट है दूसरी लहर के जिम्मेदार। जीनोम सीक्वेंसेस से एक नए डबल म्यूटेटेड वायरस का पता चला है। इसकी शिनाख्त पिछले साल हुई। विशेषज्ञ मानते हैं कि नया वेरिएंट इम्यूनिटी और टीके को बेअसर कर देता है। इसी वजह से दोबारा बीमारी होने और टीका लगवाने के बाद भी संक्रमण हो रहा है। बंदिशें हटने के बाद 18 से 45 साल के लोगों पर असर पड़ा और यही समूह सुपर स्प्रेडर है और वैल्यू बढ़ रही है, यानी एक पॉजिटिव शख्स कितने लोगों को संक्रमित करता है। दूसरी लहर के अन्य कारण लापरवाही और कोविड के एहतियात में कमी, मास्क, हाथ धोना, उचित दूरी और टीका लगवाना, महामारी से थकान, प्रशासन के विरोधाभासी संकेत, भीड़ वाली सभाएं। देखते हैं कि डॉक्टर नरेश त्रेहन का दूसरी लहर के बारे में क्या कहना है। ये बात कई बार पहले भी हुई है। ये सोचने की बात है कि केओस क्रिएट नहीं करना है। अब सबसे बड़ी बात जो ये सेकेंड वेव में आई है कि यंगर एज ग्रुप को भी काफी इन्फेक्शन फैल रहा है। हो सकता है कि आने वाले 4 हफ्ते में काफी वैक्सीन मिल जाए, पर इस टाइम में जो ये टाइम बचा है हमारे पास, जब सारी कंट्री को हम वैक्सीन लगा सकते हैं, पब्लिक को पूरे तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है। ये किसी और के लिए नहीं कर रहे आप अपने लिए कर रहे हो, अपने को बचाने के लिए, और अपने को बचाने से आप अपनी फैमिली को बचा रहे हो। आप आज देखोगे जो हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं वो बुजुर्गों से भरे हुए हैं जो बच्चों ने दिए उनको इन्फेक्शन। इसकी बात तो आपको हर एक सिटीजन को समझनी चाहिए कि 3 ही जो चीजें बार बार कही जा रही हैं, मास्किंग की डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन, ये ही एक मंत्र है जो पब्लिक कर सकती है। आप गवर्नमेंट को जितना मर्जी प्रेशर डालो, गवर्नमेंट अपने तरीके से पूरा रिस्पॉन्ड करना चाहिए। दूसरी बात यह है, आपने पहले पूछी थी किसी से कि हमें अब करना क्या चाहिए। हिस्ट्री दोहराने का अब कोई हमें फायदा नहीं है, ब्लेम गेम का फायदा नहीं है। ये जंग है और हमें इकट्ठे लड़नी है। कोविड-19 की दूसरी लहर में भारत को बड़ा झटका।
नए मामले बढ़ने की दर बहुत ज्यादा है। रोजाना 10,000 से 80,000 नए मामले या कम लक्षण वाले। दूसरी लहर में ज्यादा मरीजों को सांस लेने में दिक्कत, ऑक्सीजन की मांग बढ़ी। लक्षणों में भी अंतर। पिछले साल के लक्षण सूखी खांसी, बुखार, कमजोरी, सांस की परेशानी, सूंघने की शक्ति जाना। मौजूदा लक्षण सिर्फ सरदर्द, सिर्फ दस्त, सिर्फ बदन में दर्द, सिर्फ कमजोरी, बेचैनी, उल्टी, सुनने में दिक्कतें, कंजक्टिवाइटिस। अस्पतालों में भर्ती हुए मरीजों का दोनों लहरों के दौरान के आंकड़े हैं। दूसरी लहर में हमने पाया कि ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन 54.5% है, जो पहले 41.1% था, यानी दूसरी लहर में बढ़त हुई है। लोगों में घबराहट थी, अस्पतालों में भर्ती होने की होड़ लगी और अचानक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये ज़रूरी है कि सारे अस्पताल और डॉक्टर ऑक्सीजन को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें और इसे ज़ाया बिल्कुल भी ना करें। Wastage of oxygen should not happen. कब कौन सी दवा देनी है, इस बारे में लोगों के मन में बहुत उलझन है। इलाज को समझना बहुत जरूरी है। देखते हैं कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया क्या कहते हैं कि रेमडेसिविर की मरीज को कब जरूरत पड़ती है और इसमें और स्टीरॉइड्स में क्या फर्क है। डेक्सामेथासोन, आइवरमेक्टिन और फैबीफ्लू क्या हैं? रेमडेसिविर इज बेसिकली एन एंटीवायरल ड्रग। रेमडेसिविर दरअसल एक एंटीवायरस दवा है। इसे इबोला से निपटने के लिए बनाया गया था। फिर देखा गया कि कोविड-19 पर इसका क्या असर होता है। पहला पेपर जो चीन से आया उसमें कहा गया कि इस बीमारी पर कोई असर नहीं होता। ये पहली स्टडी थी जो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपी। बाद में हुई स्टडीज में ये सामने आया कि जिन लोगों को हल्के या ज्यादा लक्षण होते हैं वो इसे लें तो अस्पताल में उनकी भर्ती की मियाद 4 दिन घट सकती है। लेकिन ऐसा नहीं था कि इसे लेने से जान बच जाती है, बस अस्पताल का वक्त कम हो सकता था और ऑक्सीजन 94 से कम होने पर इसका फायदा था। स्टडी डिड नॉट शो दैट यू कुड। हम ना तो फैबीफ्लू की वकालत करते हैं, ना ही आइवरमेक्टिन की, यानी इनमें से कोई भी दवा बहुत असरदार नहीं है। अब डेक्सामेथासोन और स्टेरॉइड की बात करें तो ठीक होने पर इनका कुछ फायदा तो है, लेकिन मैं ये बात जोर देकर कहूँगा कि सिर्फ दवा अहम नहीं है, बल्कि ये भी बहुत अहम है कि वो दवा दी कब जा रही है। साल भर से देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत बोझ है और कोविड-19 के बढ़ते मामलों से ये बोझ और बढ़ेगा। साथ ही गैर कोविड बीमारियों का इलाज भी टलता रहेगा। स्वास्थ्य कर्मियों को अपनी ड्यूटी के अलावा टीकाकरण में भी जुटना पड़ रहा है, जिससे उन पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। प्राइवेट सेक्टर भी कोविड-19 के खिलाफ जंग में अपना योगदान दे रहा है। देखना है कि उनका क्या कहना है। हमने तादाद का पूर्वानुमान नहीं लगाया। पहली लहर में हम एक नई बीमारी से जूझ रहे थे। अब इसके इलाज के लिए संसाधन जुटाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। हम ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं और दूसरी जगहों से भी ऑक्सीजन मंगवा रहे हैं। टीका लगवाकर ही हम कोविड से बचाव कर सकते हैं। The second, of course, is vaccination. That is the only thing that is going to see us through COVID. There are multiple dimensions to the whole issue and the situation currently prevailing. The private hospitals have always worked very closely with the public sector, and it may sound odd, but I would like to say that the regulation is something which is essential, whether it is private healthcare or public healthcare. Where I disagree is that the private healthcare is judged at a higher level, whereas the public healthcare is not judged at the same level. Hospitals are currently struggling and overwhelmed. इस पूरे मामले में कई पहलू है। प्राइवेट अस्पताल ने हमेशा सरकारी अस्पतालों के साथ मिलकर काम किया है। नियमों की जरूरत है। प्राइवेट स्वास्थ्य सेवाओं को उच्च पैमाने पर आंका जाता है। अस्पतालों पर बोझ है और वो संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे कभी नहीं देखा वायरस की उग्रता और रफ्तार। अस्पताल ज्यादा तैयार थे। बड़े संस्थानों की सप्लाई चेन में कोई परेशानी नहीं आई। अस्पताल में बड़े हिस्सों को अलग थलग करके उन्हें कोविड सुविधाओं में तब्दील करने में कोई परेशानी नहीं आई। प्राइवेट स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की जगह नहीं ले सकती। दोनों को मिलकर काम करना होगा।
COVID's been around for a year. We battled this last year. I think we let our guard down. कोविड साल भर से है, लेकिन हमने सावधानी नहीं बरती। अस्पताल अपने पुराने दर्रे पर चले गए और इस बार झटका सख्त लगा है। केसेस का दर बढ़ गया है, लेकिन मृत्यु का दर कम हुआ है। दवाइयाँ भी बेहतर आ गई हैं, लेकिन सड़कों पर लोग मास्क नहीं लगा रहे। But do you see people wearing masks? Do you see public gatherings being reduced? There are two aspects to this tsunami of corona that's happened in the last कोरोना वायरस की सुनामी के दो पहलू हैं, चैन तोड़ना और उनका ख्याल रखना जो संक्रमित हैं। अस्पताल में बिस्तर बहुमूल्य हैं, उन्हें सख्त जरूरत के लिए बचा कर रखना चाहिए। need to be in the hospital. A large number of these people can be ज्यादातर मामलों का इलाज घर, होटल और कोविड केयर सेंटर में हो सकता है। हमारे यहाँ बड़ी संख्या में गैर कोविड मरीज हैं, जिनकी जिंदगी हम दांव पर नहीं लगा सकते। We have to come down on rallies, protest marches. हमें रैलियों, प्रदर्शनों और जमावड़ों पर पाबंदी रखनी होगी, because that's very conducive for transmission of corona. Second, you should increase testing, और साथ ही जांच, ट्रैकिंग, इलाज और टीकाकरण बढ़ाना होगा। herd immunity at the closest time possible. वायरस से खुद को कैसे बचा सकते हैं? महामारी से निपटने की रणनीतियाँ। कोविड की एहतियातों का पूरी तरह पालन, मास्क ना पहनना, भीड़ लगाना और एहतियात ना करना बर्दाश्त नहीं। मास्क पहनने और उतारने का सही तरीका सीखिए। वायरल लोड समझें और उसके हिसाब से सतर्कता बढ़ाएं। जांच करवाएं, ट्रेस करवाएं, अलग थलग रहें और टीका लगवाएं। पौष्टिक आहार लें। मोटापे, मधुमेह और गुर्दे जैसी बीमारियों वाले ज्यादा एहतियात बरतें। चुस्त दुरुस्त रहें और व्यायाम करें। कोविड-19 की इस दूसरी लहर से लड़ने का सबसे कारगर हथियार टीका लगवाना है। वायरस जितनी देर तक आबादी में रहेगा, उतना ज्यादा म्यूटेट होगा और ज्यादा तेजी से फैलेगा। हालांकि कोई भी टीका बीमारी को रोकने में 100% कामयाब तो नहीं होता, लेकिन इससे गंभीर बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने से बच सकते हैं, खासकर बुजुर्ग लोग। टीके हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनाते हैं, जिससे वायरस तेजी से फैल नहीं पाते। इसलिए बाकी एहतियात के साथ टीका लगवाना बहुत जरूरी है। इसके साथ हर्ड इम्यूनिटी भी बनती है। टीका किसे लगवाना चाहिए? 18 साल और उससे बड़ी उम्र वाले ज्यादातर लोगों के लिए कोविड-19 टीके सुरक्षित हैं। उनके लिए भी जिन्हें ऑटो इम्यून जैसी बीमारियां हों। इन बीमारियों में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दमा, फेफड़े, जिगर और गुर्दे की तकलीफें शामिल हैं। साथ ही ऐसे पुराने मर्ज भी जो स्थिर और नियंत्रित हों। सुनते हैं कि नीति आयोग के डॉक्टर वीके पॉल को कोविड वैक्सीन के बारे में क्या कहना है। स्पुतनिक ने सिस्टमैटिक तरीके से फैसला किया कि यहाँ ट्रायल करेंगे और तब जाके लाइसेंसर अर्न करेंगे, क्योंकि उनका कहीं और लाइसेंसर था नहीं। मेहनत करी, उन्होंने अपने ट्रायल पूरा किया, सिस्टमैटिक तरीके से आए और जिस पॉइंट पे उनका वैक्सीन का मैच्योर हुआ, उनको मिली। वी आर द फर्स्ट मेजर रेगुलेटर टू हैव गिवन देम ऑफ दैट द लाइसेंसर। फाइजर ने क्यों नहीं इंटरेस्ट दिखाया? वो भी तो 1600 केस कर सकते थे, दिसंबर में आए थे, और उन्होंने कभी एक्सप्लिसिट ये कहा नहीं कि हमें परमिशन दो। इसके बिना भी उन्होंने एप्लीकेशन दी, वो अपीयर भी नहीं हुए। फ्रॉम डे 1 हम फाइजर के, जॉनसन एंड जॉनसन के और मॉडर्ना के टच में है मल्टीपल लेवल, और हमें यही वापस जवाब मिलता था कि जुलाई के बाद सोच सकते हैं कुछ देने का, कुछ बनाने का। हमें हमेशा कहा आइए और बनाइए, हमेशा कहा हम फैसिलिटेट करेंगे, बोलो तो सही। लेकिन जवाब ये मिलता था कि अभी हमारे पास कैपेसिटी नहीं है तीनों का, और इसीलिए जॉनसन जॉनसन का भी जो अभी एग्रीमेंट हुआ वो जुलाई सितंबर की बात है। हाँ, ये बात है कि इतना होने के बावजूद जिस स्पीड से ये वायरस दैट हैज टू बी एडमिटेड, जिस स्पीड से ये वायरस आया है, ये टेक्निकली साइंटिफिकली एंटिसिपेटेड कैसे दिखता नहीं था ऐसे में। देश की कितनी तैयारी है? So this growth will take place unless we amplify our social distancing measures, our mask wearing measures more efficiently and increase vaccine. म्यूटेंट स्ट्रेन फैलाने की इस दौड़ में हमें जीतना है। We will have to win it. There's no choice. We will see likely the
availability of other vaccines. We already रेमडेसिविर का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। भारत में जॉनसन एंड जॉनसन टीका भी जल्द आ जाएगा। The J&J vaccine will likely come in soon. Both देश में आइंदा और भी वैक्सीन आने की उम्मीद है। Again take a few months, but perhaps also by the companies involved deciding to purchase if feasible. Industries, big industries which use oxygen without compromising ऑक्सीजन की कमी को भी जल्द पूरा किया जाएगा। इस बारे में काम चल रहा है। And transforming part of their sources into medical grade oxygen, those again will be addressed. कोविड-19 महामारी से जंग में भारत एक अहम पड़ाव पर है। सबसे पहले सारी कोशिशें होनी चाहिए कि ट्रांसमिशन चेन टूटे और नए संक्रमण की दर घटाई जाए। साथ ही टीकाकरण में तेजी लाने से महामारी पर काबू पाया जा सकेगा। पर याद रखिए, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। हाथ धोइए, सही मास्क पहनिए और मुनासिब दूरी बनाए रखिए और टीका जरूर लगवाइए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।